हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। रक्त और परिसंचरण तंत्र। मानव शरीर के अंदर जो रक्त और परिसंचरण तंत्र होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो मानव शरीर के अंदर जो रक्त होता है वो विभिन्न प्रकार के जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाने का काम ये करता है। तो हम शुरू करते हैं मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो इससे पहले हम लोग बात करते हैं कि रक्त एक्चुअल में होता क्या है। तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो मानव और अन्य पशुओं के अंदर पाया जाता है। इस रक्त के दो कार्य होते हैं, एक पोषक तत्व और एक ऑक्सीजन को कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य करता है। और इसी के साथ साथ में ये कोशिका के अंदर जो अपशिष्ट उत्पाद बने हुए होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बने हुए होते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं उसको मानव शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी ये रक्त ही करता है। यानी रक्त टू वे काम करता है, यानी ऑक्सीजन और इसकी सप्लाई भी करता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को उन कोशिकाओं से बाहर निकालने का भी काम करता है। तो जो रक्त होता है वो हल्का क्षारीय तरल होता है। इस रक्त की जो पीएच होती है 7.4 होती हैं। इस लिहाज से जो ये हमारा रक्त है हल्का सा क्षारीय हो जाता है। इस रक्त का जो निर्माण होता है वो लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है और भ्रूण अवस्था और नवजात शिशुओं में इसका निर्माण प्लीहा या स्प्लीन के अंदर होता है। आगे हम लोग बात करते हैं सामान्य व्यक्ति के अंदर जो रक्त होता है वो लगभग 5 लीटर के आसपास पाया जाता है। यह सामान्य तौर पर ऐसा देखा गया है। जो मानव शरीर के अंदर जो रुधिर होता है इस रुधिर के दो भाग होते हैं। एक भाग होता है जिसको हम लोग द्रव्य भाग कहते हैं या प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा जो मानव रक्त का 55% के आसपास भाग बनाता है और इसमें भी दो प्रकार के अलग अलग पदार्थ होते हैं। इस प्लाज्मा का जो अधिकतम भाग होता है वो 92% जल के द्वारा बना हुआ होता है और पीछे बचा हुआ 8% कार्बन और अकार्बनिक पदार्थ के द्वारा बना हुआ होता है और एक ठोस भाग जो कोशिकाओं का बना होता है। आगे हम लोग बात करते हैं जो रुधिर की जो कोशिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की कोशिकाएं देखने को मानव शरीर के अंदर मिलती हैं। सबसे पहले जो कोशिकाएं आती हैं लाल रुधिर कोशिकाएं, रेड ब्लड कार्पुलस। ये कुल रक्त कणिकाओं कोशिकाओं का लगभग 99% पोर्शन बनाती हैं। इन कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती हैं जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं। इस हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है और ये कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है ये कोशिकाएं कैसी होती हैं, केंद्रक विहीन होती हैं और इनकी जो औसत आयु होती है 120 दिन होती हैं। यानी आज अभी जो आरबीसी बनी है वो उसका जीवन काल 120 दिन के बाद में समाप्त हो जाएगा और इसी प्रकार से ये क्रम अनवरत लगातार चलता रहता है। अब यहाँ पर हीमोग्लोबिन के अंदर हम लोगों को एक बात और जाननी जरूरी है कि जो मानव शरीर के अंदर जो आयरन होता है वो इस हीमोग्लोबिन के अंदर ही पाया जाता है। यानी जो आयरन नामक तत्व होता है वो हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं या वाइट ब्लड कार्पल्स। ये प्राकृतिक जो ये प्रतिरक्षा होती हैं ये प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं और इसका जो निर्माण होता है रेड बोन मेरो या लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है। इसका एक और नाम होता है ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है जिस कारण से ये रंगहीन होती हैं और श्वेत रुधिर कोशिकाएं कहलाती हैं। अब इसमें हीमोग्लोबिन था तो इसका कलर कैसा हो गया, लाल कलर। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है तो ये कैसी होती है, रंगहीन, कलर लेस होती हैं। इसका नाम ल्यूकोसाइट होता है और इसका जो नाम होता है वो इरिथ्रोसाइट होता है। यानी एक का नाम हो गया ल्यूकोसाइट और एक का नाम हो गया इरिथ्रोसाइट। कोशिकाएं ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है ग्रैन्युलोसाइट और एक होती है अग्रैन्युलोसाइट, कणिकाणु और अकणिकाणु। अब जो ये कणिकाणु होते हैं इसके एग्जाम्पल हैं न्यूट्रोफिल हैं, इओसिनोफिल हैं और पैसोफिल होती हैं।
रक्त में सबसे ज़्यादा जो पाई जाती हैं वो न्यूट्रोफिल होती हैं। ये सारी की सारी जो कोशिकाएं होती हैं WBC के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। तो न्यूट्रोफिल संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक पाई जाती हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। अकणिकाणु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एक लिम्फोसाइट्स होती हैं और एक मोनोसाइट्स होती हैं। लिम्फोसाइट्स भी अलग अलग 3 प्रकार की हो सकती हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और एक होती है नेचुरल किलर सेल्स, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, ये प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं। ये प्राथमिक कोशिकाएं होती हैं। मोनोसाइट क्या करती है, जब ये परिपक्व या मैच्योर हो जाती हैं तो ये मैक्रोफेज या माँ भक्षक कोशिकाओं में बदल जाती हैं। मोनोसाइट, माँ भक्षक और न्यूट्रोफिल मानव शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिकाएं जो बाहरी प्रतिजनों का भक्षण करने का कार्य करती हैं। आगे होते हैं प्लेटलेट्स या पिंबाणु। इनका जो नाम होता है वो थ्रोम्बोसाइट्स होता है। रक्त में इनकी संख्या लगभग 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर के आसपास होती हैं। पिंबाणु का जो जीवन होता है मात्र 10 दिन का होता है। ये कोशिकाएं मुख्य रूप से रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती हैं। यानी जब भी हमें कभी चोट लगती हैं तो चोट लगने के बाद में कुछ देर बाद में रक्त का बहना रुक जाता है। तो जहाँ पर रक्त का बहना रुकता है वहाँ पर कुछ क्लॉटिंग बन जाती हैं, रक्त का थक्का बन जाता है। इस रक्त के थक्के का निर्माण करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो बिंबाणु या प्लेटलेट्स होते हैं। बिंबाणु भी केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड, रक्त के क्या क्या कार्य होते हैं। वैसे तो प्राणियों के अंदर शरीर में रक्त एक महत्वपूर्ण संयोजी ऊतक होता है। इसके साथ साथ में जो रक्त के प्रमुख कार्य होते हैं, ऑक्सीजन और CO2 का वातावरण ऊतकों के मध्य विनिमय करना, पोषक तत्वों का शरीर में अलग अलग स्थानों तक परिवहन करना, शरीर का pH नियंत्रित करने का काम करता है, शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करता है और उत्सर्जी उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं रक्त के प्रकार। अब जो मानव शरीर के अंदर जो रक्त होता है उसमें पाई जाने वाली लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रतिजन के आधार पर ये AB और O यानी 4 प्रकार के अलग अलग रक्त समूह में बटा हुआ होता है। ए रक्त समूह पर हमेशा जो प्रतिजन होगा वो ए प्रतिजन होगा, बी रक्त समूह पे बी प्रतिजन होगा, AB पे दोनों प्रतिजन उपस्थित रहते हैं ए और बी, और ओ रक्त समूह पे कोई भी प्रतिजन उपस्थित नहीं होता है। रक्त के इस समूह को ABO रक्त समूह कहते हैं। और AB प्रतिजन के अलावा लाल रक्त कणिकाओं पर एक और प्रतिजन पाया जाता है जिसे हम लोग RH प्रतिजन कहते हैं। जिन व्यक्ति के ब्लड ग्रुप के अंदर RH प्रतिजन पाया जाता है उसे हम लोग RH धनात्मक कहते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाता है उसे हम लोग RH ऋणात्मक कहते हैं। विश्व के अंदर अगर हम लोग बात करें तो 80% व्यक्तियों का रक्त RH धनात्मक होता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं रक्त परिसंचरण के बारे में। परिसंचरण तंत्र क्या करता है, यह विभिन्न अंगों का एक संयोजन होता है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के अंग आपस में जुड़कर एक पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के मध्य गैसों, पचे हुए पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ आदि का परिवहन करने का कार्य करता है। मानव के अंदर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जिसमें रक्त, हृदय और रक्तवाहिनियाँ सम्मिलित होती हैं। इस रक्त के अलावा मानव शरीर में कुछ लसिका द्रव्य भी पाया जाता है, यह एक परिवहन का हिस्सा होता है। अब लसिका के प्रवाह के लिए मानव शरीर में एक तंत्र विकसित होता है जिसे हम लोग लसिका तंत्र कहते हैं, और ये लसिका तंत्र एक खुला तंत्र होता है। इसके अलावा परिसंचरण तंत्र में एक तरल माध्यम के तौर पर ये कार्य करता है। हृदय इस तरल तंत्र का केंद्र होता है जो रुधिर को निरंतर रक्तवाहिनियों में प्रवाहित या पंप करने का कार्य करता है। तो थैंक यू स्टूडेंट, हैव नाइस डे। ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड जो PDF फाइल है वो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मेरे इस टेलीग्राम चैनल की जो लिंक हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस के अंदर हैं, जहाँ से आप लोग इस टेलीग्राम के थ्रू आप लोग इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।